आकाश राज ने लगभग खुद को मजबूर कर लिया कि उसकी नजर आकाशा के शरीर पर पड़ जाए। उसने अपनी सांस रोक ली, उसका दिमाग खाली हो गया, उसकी आंखें भी थोड़ी बाहर निकल आईं। इस क्षण उसने अपनी आंखों से देखा था कि शिखर की पंचतत्वीय अस्थि संग्रह का एक हिस्सा यून यानतयान के सामने फट गया था। एक और मुख्य हड्डी धूसर सफेद उजाड़ हड्डियों के चूर्ण में फट गई थी। इसका मतलब ये था कि उजाड़ हड्डी के भीतर उजाड़ की शक्ति को आकाशा द्वारा साफ साफ निकाल लिया गया था। आकाश राज ने देखा कि आकाशा ने लापरवाही से हड्डियों के अवशेषों के ढेर से एक छोटा पीला कछुआ पकड़ लिया। इस छोटे कछुए के अंग छोटे थे और वो बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। हालांकि उसका शरीर रूनिक सील से ढका हुआ था, इसलिए संघर्ष के बावजूद वो हिल नहीं पा रहा था। हालांकि वो छोटा कछुआ देखने में बहुत प्यारा लगता था, लेकिन वह एक क्रूर वीरान जानवर था जिसका नाम अर्थ स्पिरिट टर्टल था। आमतौर पर उसका आधा शरीर जमीन में दबा रहता था और ऊपरी शरीर मिट्टी से ढका रहता था। उस पर घास भी उगी होती थी। वो महीनों यहाँ तक कि आधे साल तक अर्धशीत निद्रा की अवस्था में बिना हिले डुले पड़ा रहता था। अगर उसे लगता कि कोई शिकार उसके पास आ रहा है तो वो अचानक उठकर उसे निगल जाता था। ये पृथ्वी आत्मा कछुआ उन 4 क्यूई में से एक था जिसे शिखर ने पंचतत्वीय अस्थि समूह में बंद कर दिया था। आदर्श की बेपरवाह पकड़ और रूनिक मोहरों के दबाव से उसने उसे आसानी से एक जेड बॉक्स में फेंक दिया। पूरी प्रक्रिया बहुत आसान और सहज लग रही थी, मानो उसने अभी अभी किसी तालाब में कछुआ पकड़ा हो। फिर भी एक और छोटे समूह को आदर्श ने तोड़ दिया था। ये कैसे संभव हुआ? आकाश राज को लगा जैसे उसका सारा खून उसके चेहरे पर दौड़ गया हो, जिससे उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। अब वो पहले जैसा शालीन और जेड जैसा सज्जन नहीं लग रहा था। उसने लिन परिवार के हर बुजुर्ग के सामने कहा था कि उसे यकीन है कि यून यानतयान सिर्फ भाग्यशाली है, लेकिन इससे पहले कि वो बोलना भी पूरा कर पाता, उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा गया। क्रैक हो गया। ये फिर से क्रैक हो गया है और कोई रास्ता नहीं है। आकाशा नाम वाला ये जूनियर वाकई इस सरणी को क्रैक कर सकता है। ये कोई संयोग नहीं था। लिन परिवार के एक बुजुर्ग ने आश्चर्य और उत्साह दोनों के साथ कहा। अगर पहली बार की घटना को संयोग कहा जाता तो वे उस पर यकीन कर सकते थे, क्योंकि यही सबसे उचित व्याख्या थी। लेकिन अगर दूसरी बार की घटना को भी संयोग बताकर टाल दिया जाता तो ये स्पष्ट रूप से असंभव था। ये वाकई अविश्वसनीय था। उन्हें यह भी यकीन था कि किसी जूनियर के रहस्यमय स्फटिक हस्त के लिए पंचतत्वीय अस्थि श्रृंखला को तोड़ना नामुमकिन होगा, लेकिन सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी। उजाड़ स्वर्ग तकनीक का क्षेत्र अत्यंत गहन और गूढ़ था। यहां तक कि इन बुजुर्गों ने भी ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वे उजाड़ स्वर्ग तकनीक को अच्छी तरह समझते हैं। हमेशा कुछ ऐसी घटनाएं होती थीं जिन्हें वे समझ नहीं पाते थे, और कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते थे जिनका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। जितना अधिक उन्होंने सीखा, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि वे कम जानते थे। ये बच्चा, हा हा हा, शाबाश। इस समय दुर्जय भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बड़े दुर्जय, आपने एक अच्छा प्रशिक्षु लिया है। लिन परिवार के बुजुर्गों, ज्योति की दादी और उनके छठे दादा के अलावा और एक छोटे से अल्पसंख्यक समूह को शेंतु परिवार के बारे में अच्छी राय नहीं थी। हालांकि वे शेंतु परिवार के विवाह प्रस्ताव पर सहमत हो गए थे। आखिरकार शेंतु परिवार और लिन परिवार के बीच पिछले कुछ सालों से अनबन चल रही थी। इन परिस्थितियों में उन्हें लिन परिवार के एक जूनियर को शेंतु परिवार के चेहरे पर तमाचा मारते हुए देखकर भी अच्छा लगा। सच कहूं तो आकाश राज को लिन परिवार के उच्च वर्ग के बीच ऐसे बैठा देखकर, मानो वो लिन परिवार का आधा मालिक हो, उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि आकाश राज एक दिन लिन परिवार का रिश्तेदार बन जाएगा, इसलिए वे उसे नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक ऊपरी तौर पर विनम्रता दिखाई। ये खांसी, दुर्जय ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। वो शर्मा गया। उसने मुंह खोला, और हालांकि वो इसका श्रेय लेना चाहता था और हमेशा से ही मोटी चमड़ी का रहा था, आदर्श की वर्तमान उपलब्धियों का श्रेय लेने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। दरअसल मैंने इस शिष्य को बीच में ही कुछ महीनों के लिए अपने साथ रखा था। जहां तक उसे असल में सिखाने की बात है, तो मैंने उसे 2 महीने पहले ही रहस्यमय स्फटिक हस्त सिखाया था, और मैंने उसे सिर्फ 1 दिन के लिए सिखाया था। ऐसे नतीजे पाने के लिए सच कहूं तो इसमें मेरा कोई खास हाथ नहीं है। सभी जानते थे कि दुर्जय ने आकाशा को नाम मात्र का शिष्य बना लिया था। नाम मात्र के शिष्य का मतलब था कि उसे अपने गुरु की मूल शिक्षाएं नहीं मिलेंगी। साफ है कि दुर्जय ने आकाशा को कोई सच्ची योग्यता नहीं दी थी। ये भी कहा जा सकता है कि दुर्जय का शुरू से ही आकाशा को शिष्य बनाने का कोई इरादा नहीं था। इन परिस्थितियों में दुर्जय स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें खोलकर झूठ नहीं बोल सकती थी। उसे आदर्श को सिर्फ नाम के लिए शिष्य बनाने का पछतावा था। क्या इससे लोग उसकी पीठ पीछे ये नहीं कहेंगे कि आंखें होते हुए भी वो देख नहीं पाता? हा, एल्डर दुर्जय वाकई विनम्र है। खैर, हमारे युवा मित्र आकाशा में एक ऐसी प्रतिभा है जिसे एल्डर दुर्जय ने ही खोजा है। भले ही वो लिन परिवार से ना हो, अगर वो हमारे लिन परिवार में परिपक्व हो पाता है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी।
तभी एक बूढ़ी मगर मिलनसार आवाज सुनाई दी। बोलने वाली महिला लिन परिवार की कुलमाता थी। लिन परिवार में आंतरिक मामलों में कुलमाता का ही अंतिम निर्णय होता था। उन बड़े बुजुर्गों के अलावा जो खुद को साधना में समर्पित करते थे और सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करते थे, लिन परिवार में कुलमाता की कही किसी भी बात पर सवाल नहीं उठाया जाता था। दुर्जय जानती थी कि कुलमाता के ये शब्द कहने का एक छिपा हुआ अर्थ था कि वो आदर्श को भर्ती करना चाहती थी। लिन परिवार में ऐसे कई शिष्य थे जिनका उपनाम एक जैसा नहीं था। उन्हें उनकी प्रतिभा के कारण लिन परिवार में भर्ती किया गया था और उन्हें प्रत्यक्ष वंशजों जैसा ही व्यवहार प्राप्त था। कुछ साल बाद वे लिन परिवार के बच्चों से शादी भी कर सकते हैं और अंततः लिन परिवार के वास्तविक सदस्य बन सकते हैं। योद्धाओं की दुनिया में विवाह एक ऐसा रिश्ता था जो लोगों को निश्चिंतता का एहसास कराता था, खासकर ऐसे विवाह में जहां दोनों पक्ष मिलकर काम कर सकें और संभोग के जरिए एक दूसरे को विकसित कर सकें, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता था। ज्योति, क्या तुम इस छोटे दोस्त आकाशा को जानते हो? कुलमाता अचानक मुड़ी और ज्योति से बोली। उन्हें स्वाभाविक रूप से याद आया कि जब आदर्श ने जेड बांस की चोटी पर ज्योति की दादी की बात का विरोध किया था, तो ज्योति ने कहा था, मात्र परिचित होने से दो करीबी लोगों के बीच कलह नहीं पैदा नहीं होनी चाहिए, जिससे उनकी दादी स्थिति को संभालने से चूक गईं। जाहिर है, न केवल ज्योति इस छोटे दोस्त आकाशा को जानता था, बल्कि उनका रिश्ता भी उथला नहीं था। ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। आखिरकार कुलमाता का इरादा ज्योति को लिन परिवार के लिए एक सहारा बनाने का था। जितने ज्यादा कुलीन लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध होंगे, उसका भविष्य उतना ही बेहतर होगा। उजाड़ स्वर्ग तकनीक में एक शीर्ष प्रतिभा को जानना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। आखिरकार ज्योति की स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई मेरिडियन अभी भी ठीक नहीं हुई थी, और अगर वे ठीक भी हो गईं, तो कौन गारंटी दे सकता था कि कोई शेष लक्षण नहीं होंगे। एक वीरान स्वर्ग मास्टर को जानना आवश्यक था, जिसके आगे एक भविष्य था। हाँ, आकाशा ज्योति का पुराना दोस्त है, ज्योति ने खुलकर कहा। और ज्योति के अलावा आकाश राज का चेहरा ये सुनकर और भी बदसूरत हो गया। जैसे ही उन्होंने उसके चेहरे को घेर लिया, रक्त लाल रंग के निशान उसके चेहरे पर छा गए। पुराने दोस्त? ये वास्तव में एक ऐसा वाक्यांश था जिसका कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन आकाश राज के कानों में ये बेहद कठोर लग रहा था। वो नहीं जानता था कि उसे पुराना दोस्त ये दो शब्द इतनी परेशानी क्यों लगते थे। विशेष रूप से अभी अभी जब आकाशा ने दूसरी बार व्यूह रचना को तोड़ा था, तब उसने ज्योति की आंखों में खुशी स्पष्ट रूप से देखी थी। यदि कोई साधारण लड़की अपने पुराने दोस्त की सफलता पर खुश होती, तो आकाश राज इसे स्वीकार नहीं कर पाता। हालांकि ज्योति एक ऐसी लड़की थी जो हवा की तरह थी और उसमें कोई भावना नहीं थी। वो उस बच्चे की सफलता पर खुश क्यों होगी? ये तो सामान्य बात नहीं थी। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता पर तभी खुश होगा जब उसका कोई करीबी या खास रिश्ता हो। अगर ऐसा नहीं है, तो चूंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होते हैं, वे किसी दोस्त की सफलता पर ऊपरी तौर पर बधाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे सोच सकते हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना। ऐसी भी स्थिति थी जब कोई व्यक्ति निराश और हताश होने पर किसी अन्य की सफलता को देखकर ईर्ष्या महसूस करता था और सोचता था कि ऐसा क्यों है कि मेरे मित्र के पास ये सब हो सकता है, लेकिन मेरे पास नहीं। ये आम लोगों की सोच का तरीका था। क्या ज्योति अन्य लिन परिवार के शिष्यों को, जिनके ज्योति के साथ रक्त संबंध भी थे, मंच पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करते देखकर प्रसन्न होंगे? एक कदम पीछे हटते हुए, यदि वो स्वयं आकाश राज होते, तो क्या ज्योति की कोई प्रतिक्रिया होती यदि वो अपना उल्लेखनीय कौशल दिखाने में सक्षम होते? उस समय जब आपसे पूछा जा रहा हो, तो शायद एक निष्ठाहीन प्रशंसा भी बहुत दुर्लभ होगी। ये सोचकर आकाश राज को कैसे अच्छा लग सकता था। वो मूलतः कोई उदार व्यक्ति नहीं था, और फिर इन परिस्थितियों में कौन सा आदमी उदार हो सकता था? इस समय आकाश राज गुस्से की कगार पर था। अगर ये मौका ना होता तो वो यून यांतियान को मारने की कोशिश कर ही लेता। छोटी बहन ज्योति, आकाश राज की आवाज और गहरी होती गई। जैसे ही उसने ज्योति का ध्यान खींचा और कुछ कहने ही वाला था, पेंग! तीसरा विस्फोट। आकाश राज का दिल बैठ गया जब उसने अपना सिर चौक के केंद्र की ओर झटका। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की लाल आंखों की तरह क्रूर लग रही थीं। वो साफ देख सकता था कि आकाशा के सामने तीसरा समूह बिखर गया था। समूह को थामे रखने वाली उजाड़ हड्डी अब धूसर सफेद हड्डी के अवशेष में बदल गई थी। घड़ी की कल की तरह आदर्श ने अपना हाथ बढ़ाया और हड्डी के अवशेष से तीसरे वीरान जानवरसार क्यूई को पकड़ लिया। इस समय आदर्श के सामने खड़ा शिखर पूरी तरह से अचंभित रह गया। आदर्श द्वारा दूसरी बार उसका व्यू तोड़ने के बाद उसे पहले ही एक जोरदार झटका लग चुका था। अब तीसरी बार व्यू टूट जाने से उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। आकाशा को तीसरे वीरान पशुसार क्यू को जेड बॉक्स में डालते देख शिखर मानो अपनी आत्मा खो बैठा। वो मूर्ख लग रहा था। स्वर्ग के एक युवा अभिमानी पुत्र जैसा स्वभाव अब कहाँ मिल सकता था। वो सचमुच डर गया था। अब मंच पर जो कुछ भी हुआ, उससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बुरे सपने में आ गया हो। तीसरा। आकाश राज ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी कनपटियां धड़क उठीं।
उसके हाथों की नसें उभर आईं। दूसरे और तीसरे ग्रुप को तोड़ने में उसे सिर्फ 30 सेकंड लगे। मंच पर मौजूद आदर्श को एक छोटे से समूह की एक पंक्ति को तोड़ने में औसतन लगभग 30 सेकंड लगे। ये कोई पंक्ति नहीं तोड़ रहा था, बल्कि साफ तौर पर बच्चों द्वारा बनाए गए रेत के महलों को गिरा रहा था। एक बार फिर टूट गया। हा हा हा। आकाश राज अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी दुर्जय ने एकदम सही समय पर बहुत ही जोर से और अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से हंसना शुरू कर दिया। ये शिष्य जिसे मैंने अपनाया है वाकई अद्भुत है। इस उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सत्र में इसने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। हा हा हा। दुर्जय की हंसी एक शाप की तरह थी जिसने आकाश राज को चिढ़ा दिया। आदर्श चौथे छोटे समूह की व्यू रचना को तोड़ने ही वाला था, जबकि शिखर, जो व्यू रचना के बीच में था, निराश दिख रहा था। उसने लड़ने की अपनी सारी इच्छा खो दी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो आदर्श निश्चित रूप से 5 मौलिक अस्थि श्रृंखला को पूरी तरह से तोड़ देगा। आकाश राज स्वाभाविक रूप से ये परिणाम नहीं देखना चाहते थे। आकाश राज पहले से ही आदर्श को दुश्मन मान रहा था और उसे ज्योति की उसके प्रति भावनाओं पर शक था। ऐसे में वो आदर्श को शो में छाने कैसे दे सकता था। सब लोग, ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले में अब कोई फायदा नहीं बचा है। आकाश राज अचानक उठ खड़ा हुआ। छोटे भाई आकाशा की वीरान स्वर्ग तकनीक लाजवाब है। शिखर, अपनी व्यू रचना जारी रखो और हार मान लो। ओ! आदर्श ने अपने हाथ रोक लिए और आकाश राज की ओर देखने के लिए मुड़ा। इस पल शिखर अपनी अचंभित अवस्था से उबरता हुआ प्रतीत हुआ। चौक में बिताया गया हर पल उसके लिए एक कठिन परीक्षा का क्षण था। मैं हार स्वीकार करता हूं, शिखर ने ऐसा कहते हुए दांत पीस लिए। चूंकि वो हीन था, इसलिए उसे हार मानने में कोई झिझक नहीं हुई। जैसे ही उसने सरणी को विघटित करना शुरू किया, दिव्या, जो आदर्श के सामने थी, ने भी अपना गुआनईन फूल चुनने वाला हाथ रोक दिया। जिस क्षण आदर्श ने सरणी को तोड़ना शुरू किया था, तब से अब तक केवल लगभग 150 सेकंड ही बीते थे। दिव्या ने अपने गुआनिन फूल तोड़ने वाले हाथ का केवल 80-90% ही पूरा किया था, लेकिन इस समय उसे आगे इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि ये तय किया जाना था कि शिखर और आदर्श के बीच टकराव के बाद सबसे बुरा कौन था, तो ये स्वाभाविक रूप से शिखर था, जबकि दिव्या गोलीबारी में फंस गई थी। वो मूल रूप से शिखर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुआनिन फूल चुनने वाले हाथ का उपयोग करने की उम्मीद कर रही थी। ये उच्च स्तरीय तकनीकों का एक शानदार प्रदर्शन होता, जो ध्यान का केंद्र होता और उसे इससे प्रसिद्धि और गौरव प्राप्त होता। हालांकि आदर्श की उपस्थिति के कारण वो ऐसी अजीब स्थिति में फंस गई। छोटे भाई, आकाशा में अच्छी क्षमता है, मैंने तुम्हें कम आंका था। दिव्या ने चौक से बाहर जाने से पहले आदर्श को गहरी नजर से देखते हुए कहा। शिखर के हार मान लेने और दिव्या के चौक से चले जाने के बाद आदर्श के लिए पीछे रहने का कोई कारण नहीं बचा था। जैसे ही वो चौक से जाने की तैयारी कर रहा था, आकाश राज ने अचानक कहा, छोटे भाई आकाशा, 1 मिनट रुको। आदर्श रुका और आकाश राज की ओर देखा। अब जब जूनियर भाई आकाशा मंच पर आ ही गए हैं तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है? आकाश राज अचानक उठकर सम्मान की सीट से उठकर धीरे धीरे चौक के बीचों बीच चलने लगे। आकाश राज की हरकतें देखकर सब दंग रह गए। आकाश राज क्या करने वाला था? वो जूनियर भाई आकाशा को जाने नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उजाड़ स्वर्ग तकनीक में जूनियर भाई आकाशा से मुकाबला करना चाहता हो, है ना? युवा पीढ़ी के एक जूनियर ने अवाक होकर कहा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आकाश राज वाकई बहुत बेशर्म होगा। आकाश राज ने उजाड़ स्वर्ग तकनीक पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन चूंकि कई चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, इसलिए उनकी स्थिति ज्योति के समान ही थी। आकाश राज की उम्र आदर्श की उम्र से थोड़ी ज्यादा थी। क्या किसी बड़े का किसी बच्चे की वीरान स्वर्ग तकनीक से मुकाबला करना बदमाशी नहीं थी? ऐसा नहीं हो सकता। आकाश राज को अपनी पृष्ठभूमि पर विचार करना होगा। उसके लिए ऐसा अनुचित काम करना असंभव है। आकाश राज जैसे घमंडी इंसान के लिए आदर्श से मुकाबला करना भला कैसे मुमकिन था? क्योंकि अगर वो जीत भी जाता तो भी लिन परिवार के उच्च वर्ग उसका मजाक उड़ाते। छोटे भाई आकाशा, मैंने अभी अभी तुम्हें आसानी से व्यूह रचना तोड़ते देखा। तुम्हें अपनी ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए थी, है ना? आकाश राज पहले ही चौक के बीचों बीच पहुंच चुका था और आदर्श से बस 10 कदम की दूरी पर था। आदर्श ने अपनी सांस रोक ली और मुखौटे के माध्यम से काली आंखों की एक जोड़ी देखी जा सकती थी, जो चुपचाप आकाश राज को देख रही थी। उसने अपने दिल में नफरत व्यक्त नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक और उदासीनता ने आकाश राज को थोड़ा सा परेशान कर दिया। इस बच्चे की आंखें सचमुच परेशान करने वाली हैं। आकाश राज आदर्श को चाहे जैसे भी देखता, उसे वो पसंद नहीं आता था। वो तो आदर्श की आंखें ही निकालना चाहता था। नहीं, आदर्श ने शांति से उत्तर दिया। उसे 5 तत्वों वाली अस्थि श्रृंखला को तोड़ने में केवल 100 सेकंड लगे थे, और चूंकि ये एक चाल थी, इसलिए उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का ज्यादा उपयोग नहीं किया था। ये तो अच्छी बात है, आकाश राज मुस्कुराया। आदर्श को मंच से उतरते हुए वो कैसे जाने दे सकता था, जबकि वो अभी भी सुर्खियों में था।
बेशक आकाशराज सीधे तौर पर आदर्श के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक तरीका सोचा था। जूनियर भाई, आकाशा की उजाड़ स्वर्ग तकनीक में उपलब्धि अद्भुत है और आपने तो हमें बस शुरुआत भर दिखाई है। मुझे लगता है कि अभी तक सभी ने काफी कुछ नहीं देखा है। अगर जूनियर भाई आकाशा अभी चले गए तो बहुत शर्म की बात होगी। आदर्श चुप रहा। वो जानता था कि आकाशराज ने शायद कुछ सोचा होगा। वो आकाशराज की अपने प्रति शत्रुता को महसूस कर सकता था। विडंबना ये थी कि पहचान बदलने के बावजूद उसने एक बार फिर आकाशराज से दुश्मनी पाल ली थी। मुझे यकीन नहीं है कि जूनियर भाई आकाशा ने कभी स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय के बारे में सुना है। आदर्श को समझ नहीं आया कि आकाशराज ने यह सवाल क्यों पूछा। हालांकि आसपास के लोग थोड़ा रुक गए। स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय एक विलुप्त संप्रदाय था। ये दामिंग मंदिर से भी पहले अस्तित्व में था। स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय का सबसे बड़ा पहलू इसकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक थी। जब स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय अपने स्वर्ण युग में था, तब उसने कई प्रसिद्ध उजाड़ स्वर्ग गुरुओं को जन्म दिया था। स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की उजाड़ स्वर्ग तकनीक विरासत में मिली थी, जो अपनी तरह की एक अनूठी प्रणाली थी। इसे सीखना बेहद कठिन और बेहद गहन था। केवल असाधारण प्रतिभा वाले ही स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की उजाड़ स्वर्ग तकनीक सीख सकते थे। आदर्श को सिर हिलाते देख आकाशराज मुस्कुराया। अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। बात तो तब की है जब मेरे परिवार के बुजुर्गों ने एक प्राचीन रहस्यवादी क्षेत्र की खोज की थी, तो उन्हें स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय द्वारा छोड़ा गया एक उजाड़ स्वर्ग तकनीक का नुस्खा मिला। नुस्खे में दर्ज उजाड़ स्वर्ग की तकनीकें कुछ खास नहीं थीं, लेकिन फिर भी वे मेरे शेन तू परिवार के उजाड़ स्वर्ग तकनीक की क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकती हैं, और संयोग से अपनी क्षमताओं के साथ मैं इसे मुश्किल से ही निखार पाता हूं। इसलिए मैं इसे सबको दिखाने की सोच रहा था। आप इसे इस उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सत्र में कुछ मजा जोड़ने के रूप में देख सकते हैं। उसके ये शब्द कहते ही लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्वर्ग के उजाड़ प्राचीन संप्रदाय द्वारा छोड़ा गया एक प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक का नुस्खा इतना साधारण कैसे हो सकता है, जैसा आकाशराज ने बताया था। स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की उजाड़ स्वर्ग तकनीक मुख्यधारा की उजाड़ स्वर्ग तकनीकों से कहीं ज्यादा गूढ़ थी। और आकाशराज ने पहले कहा था कि ये नुस्खा एक प्राचीन रहस्यवादी क्षेत्र में पाया जाता है। महान महारानी का नुस्खा, जो ज्योति को उसकी प्राकृतिक यीन मेरिडियन से मुक्त कर सकता था, शायद उसी रहस्यवादी क्षेत्र से आया होगा। इसके अलावा आकाशराज ने यह भी कहा कि वो इसे मुश्किल से ही परिष्कृत कर पा रहे हैं। इससे कई लोग मन ही मन चिंतित हो गए। आकाशराज की उजाड़ स्वर्ग तकनीक शायद उनकी उम्मीद से भी बेहतर रही होगी। ये आकाशराज वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मार्शल आर्ट में उसकी क्षमता के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किसने सोचा होगा कि वीरान स्वर्ग तकनीक में उसकी उपलब्धियां भी असाधारण होंगी। हो सकता है कि उसने व्यूह रचना और अमृत शोधन में भी हाथ आजमाया हो। लिन परिवार की युवा पीढ़ी मन ही मन चिंतित थी। हालांकि उनमें से कई आकाशराज को पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि स्वर्गयुग जगत में स्वर्ग का अद्वितीय पुत्र कहलाना उनके लिए सचमुच उचित था। यदि ज्योति अपने स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाले मेरिडियन को जोड़ने और एक अद्वितीय महान महारानी बनने में सक्षम थी, तो साधना संभोग में उसका साथी बनने के लिए योग्य एकमात्र व्यक्ति शायद आकाशराज होगा। कनिष्ठ भाई आकाशा, मैंने पहले कहा था कि मैं उस प्राचीन नुस्खे को बमुश्किल ही परिष्कृत कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे दूसरों की मदद की जरूरत है। निर्जन स्वर्ग तकनीक में कनिष्ठ भाई आकाशा की उपलब्धियां असाधारण हैं और मेरी जरूरतों के अनुरूप हैं, तो मेरे साथ सहयोग करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? जब आकाशराज ने उससे पूछा तो आदर्श को अंततः समझ में आ गया कि आकाशराज क्या सोच रहा था। आकाशराज ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन मुख्य कारण उसे नीचा दिखाना था। एक उजाड़ अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने के लिए सहयोग करने की बात करने के बावजूद संभवतः इसके भीतर एक जाल था। आदर्श को स्वर्ग विहीन प्राचीन संप्रदाय द्वारा छोड़ा गया एक प्राचीन नुस्खा कैसे पता चल सकता था? आकाशराज इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसा कर सकता था जिससे आदर्श आसानी से शर्मिंदा हो जाता। और इस समय जल्दी और मेरू, जो मूल रूप से आकाशराज के साथ बैठे थे, हंसते हुए चौक के केंद्र में चले गए। उन्हें पहले ही आकाशराज से युआन क्यूई की आवाज मिल चुकी थी। अब उनके लिए कदम उठाने का समय आ गया था। छोटे भाई आकाशा, चलो हम सब मिलकर करते हैं। अगर तुम अकेले हो तो बहुत मुश्किल हो सकता है। हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे, वे आदर्श के बाईं और दाईं ओर खड़े थे। क्या बात है जूनियर भाई आकाशा, ये आपके लिए एक दुर्लभ अनुभव होगा। आकाशराज ने धीरे से अपनी उंगली पर इंटरस्पेशियल अंगूठी को छुआ। उसके चेहरे पर अभी भी एक सौम्य मुस्कान थी। ये आदमी सचमुच पाखंडी है, ये सोचकर आदर्श के चेहरे पर उपहास भरी एक मुस्कान आ गई। हालांकि मुखौटे के नीचे उसकी मुस्कान दूसरों को दिखाई नहीं दे रही थी। चूंकि वो समझ गया था कि आकाशराज क्या करने की योजना बना रहा था, इसलिए आदर्श देखना चाहता था कि आकाशराज क्या चाल चल रहा था।
आदर्श जैसा व्यक्तित्व होने के कारण वो शो चुराने की कोशिश नहीं करता, लेकिन आज उसका मकसद तो बस गड़बड़ करना था, तो वो मजे से कैसे चूक सकता था। आकाश राज के सुझाव के बाद सभी की निगाहें आदर्श पर टिक गईं। काफी संख्या में लोग ये नहीं समझ पाए कि आकाश राज क्या सोच रहे थे, न ही वे जानते थे कि आकाश राज पहले से ही आदर्श को नापसंद करते थे, क्योंकि ज्योति की आदर्श के लिए विशेष भावनाएं थीं। आदर्श, तुम्हें इस पर सहमत नहीं होना चाहिए। आकाश राज जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। इस समय ज्योति का युआन क्यू संदेश आदर्श के कानों में गूंज उठा। ज्योति ने पहले दुर्जय से सुना था कि आदर्श का आकाश राज के साथ बहुत बड़ा झगड़ा था, जिसकी वजह से उसे अपनी पहचान बदलनी पड़ी। आदर्श, तुमने स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तुम स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की उजाड़ स्वर्ग तकनीक की विरासत को निश्चित रूप से नहीं समझ पाओगे। तुम्हें नहीं पता कि स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की विरासत स्वर्ग युग दुनिया की उजाड़ स्वर्ग तकनीक की तुलना में कई मायनों में अलग है। अगर तुम सहमत होते तो तुम आकाश राज की चालों में फंस जाते। ओ, विरासत प्रणालियों में अंतर? आदर्श ने सोचा और ज्योति की ओर देखा। जब ज्योति ने अपनी युआन क्यूई से उसे जानकारी दी तो उसके दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। हालांकि विरासत प्रणालियों के अलग होने की आदर्श को जरा भी परवाह नहीं थी। स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की उजाड़ स्वर्ग तकनीक विरासत को नजरअंदाज करते हुए आदर्श को स्वर्गयुग दुनिया की मुख्य धारा की उजाड़ स्वर्ग तकनीक विरासत के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। खासकर ऊर्जा सीलिंग के पहलुओं के बारे में आदर्श को सिर्फ रहस्यमय क्रिस्टल हैंड और लघु सहस्त्र मुहर ही पता थी। सिर्फ इन दो तकनीकों के साथ आदर्श मुख्य धारा के उजाड़ स्वर्ग तकनीक विरासत के बारे में कितना समझ सकता था? इसलिए भले ही स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की विरासत में कुछ रहस्य शामिल थे, फिर भी इसने आदर्श को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। धन्यवाद मिस ज्योति, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करना चाहता हूं। आदर्श की बात सुनकर ज्योति की भौहें तन गईं। आदर्श, मुझे पता है कि आकाश राज से तुम्हारा झगड़ा है और तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन अभी समय नहीं है। तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम भावनाओं में बहकर कुछ करोगे तो तुम्हें ही नुकसान होगा। आदर्श हंसा और बोला, ये तो बस उजाड़ स्वर्ग तकनीक की एक प्रतियोगिता है, कोई जिंदगी मरण की लड़ाई नहीं। अगर मुझे तकलीफ भी हुई तो कुछ खास नहीं होगा, मुझे बस शर्मिंदगी होगी। आखिरकार मैं लिन परिवार में एक नया सदस्य हूं और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, तो शर्मिंदगी से क्या होगा? अगर मैं अभी हारने से डरता हूं और आकाश राज की चुनौती स्वीकार नहीं करता, तो इसका मतलब है कि मैं पहले से ही डर गया हूं। आज की प्रतियोगिता में मेरी जान जोखिम में नहीं है, और अगर मैं इसे अस्वीकार कर दूं तो भविष्य में जब मैं अपने झगड़े को निपटाने के लिए उसके साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ूंगा तो वहां केवल मैं और आकाश राज ही रह जाएंगे। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। क्या उस समय भी मैं इसे अस्वीकार कर सकता हूं? आदर्श के अलंकारिक प्रश्न ने ज्योति को चौंका दिया। वास्तव में जब कोई आपको मारना चाहे तो क्या वो आपसे पूछेगा कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं? जीवन और मृत्यु की लड़ाई की स्थिति की तुलना में उजाड़ स्वर्ग तकनीक का मुकाबला अभी कुछ भी नहीं था। ये समझकर ज्योति ने आदर्श को गौर से देखा। उसे नहीं पता था कि मुखौटे के नीचे आदर्श के चेहरे पर क्या भाव थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बादलों के जंगल में मिला वो युवक इस मुकाम तक पहुंचेगा, कदम दर कदम परिपक्व होता जाएगा। इसके अलावा वो सिर्फ 15 साल का था, लेकिन आकाश राज के साथ उसका पहले से ही खून का झगड़ा चल रहा था। इसके बावजूद वो अभी भी अविचल था और इतनी हिम्मत के साथ इतना शांत विश्लेषण कर सकता था। आदर्श, तुम सही कह रही हो, मैं ही संकीर्ण सोच वाली थी, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि आकाश राज एक निर्दयी और संकीर्ण सोच वाला इंसान है। भले ही उसे तुम्हारी असली पहचान न पता हो, फिर भी वो तुम्हें मारने का इरादा रख सकता है। हाँ, मैं समझ गया। आदर्श ने सिर हिलाया। मिस ज्योति, चिंता मत करो, मुझे संतुलन का अंदाजा है। जैसे ही आदर्श ने ये कहा, उसने अपनी नजर आकाश राज की ओर घुमाई। अरे बच्चे, तुम सहमत हो या नहीं? जल्दी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, क्योंकि उसने आदर्श को उकसाया था। आदर्श ने जल्दी की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथों को सहलाते हुए कहा, युवा गुरु आकाश राज की सराहना के लिए धन्यवाद। आपने मुझे अपने उजाड़ स्वर्ग तकनीक मानक का अभ्यास करने का यह अवसर दिया है। बेशक मेरे पास इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। आदर्श ने ये बात बहुत ही ईमानदारी से कही, जबकि जल्दी और मेरू लगभग हंस पड़े। ये बेवकूफ, शायद यही वो आदमी था जो तुम्हें उसे बेचने से मिले पैसे गिनने में मदद करता। हा, छोटे भाई, आकाशा कितने स्पष्टवादी हैं। वाह, तो चलिए शुरू करते हैं। आकाश राज बोलते हुए उसने अपने अंतरस्थानिक वलय से एक चक्राकार चक्र निकाला। ये चक्राकार चक्र लगभग 5 फुट चौड़ा और चौकोर था। बीच में घने अक्षरों में उत्कीर्ण ऋण एक पूर्ण वृत्त बना रहे थे, एक सरणी डिस्क जो पूर्ण सामंजस्य का अर्थ बताती है। आकाश राज बीच में थे। आदर्श, जल्दी और मेरू उनके चारों ओर त्रिकोणीय रूप में खड़े थे। लिन परिवार के आसपास के शिष्य चौक के बीच में खड़े 4 लोगों को देख रहे थे।
यद्यपि वे आदर्श के लिए आकाशराज की भावनाओं के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वे जानते थे कि स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय के नुस्खे को निकालने में आकाशराज का लक्ष्य शेन्तु परिवार के कबीले का दिखावा करना था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि आदर्श ने शिखर के चेहरे पर इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा था कि आकाशराज को शेन्तु परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए आगे आना पड़ा। इस स्थिति में आकाशराज इस सहकारी अस्थि शोधन प्रक्रिया में आदर्श को कैसे चमकने दे सकते थे? मेरू और जल्दी को एक ही समय में आदर्श के साथ सहयोग करने के लिए मंच पर जाने देना संभवतः आदर्श को नीचा दिखाने के लिए था। इस छोटे भाई आकाशा में जरूर हिम्मत है। हालांकि उसने स्वर्ग विहीन प्राचीन संप्रदाय के बारे में कभी सुना भी नहीं है, फिर भी वो आकाशराज के साथ सहयोग करना चाहता है। कुछ ही देर में शायद उसे खुद ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। आसपास के मंडपों में लिन परिवार के कुछ शिष्य आदर्श के लिए चिंतित थे। बहुत अधिक साहस होना एक दोष हो सकता है, यहां तक कि मूर्खता भी हो सकती है। इस मामले में अगर मैं होता तो मैं निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं होता। लोग चर्चा करने लगे और इसी समय आकाशराज ने अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी से 12 उजाड़ हड्डियां निकाली। ये 12 उजाड़ हड्डियां प्रकट होते ही हवा में चमक उठीं। 12 हड्डियां या तो क्रिस्टल जैसी साफ थीं, जेड की तरह, या फिर सादी और सादी। वे अपने चारों ओर हल्के से युआन क्यूई के छोटे छोटे घुमाव बनाती हुई प्रतीत होती थीं। ये हड्डियां कोई साधारण नहीं थीं जिन्हें एक नज़र में देखा जा सके। ओह, इन वीरान हड्डियों के बीच ऐसा लगता है जैसे इनमें से कुछ आदिम प्रजातियों की हड्डियां हैं। वहां मौजूद कुछ वीरान स्वर्ग गुरुओं की दृष्टि असाधारण थी। हालांकि वे ये नहीं पहचान पा रहे थे कि ये हड्डियां किस वीरान जानवर की हैं, फिर भी वे उनकी श्रेणी बता सकते थे। सामान्य वीरान हड्डियों में वीरानों की इतनी प्रबल शक्ति तो बिल्कुल नहीं होती। क्या ये हो सकता है कि आकाशराज में पहले से ही आदिम प्रजातियों की हड्डियों को परिष्कृत करने की क्षमता है? ये सोचकर उनमें से कई घबरा गए। आकाशराज सिर्फ 30 साल का था। लंबी उम्र वाले योद्धाओं के लिए वो अभी जूनियर था। अगर वो इस उम्र में आदिम प्रजातियों की उजाड़ हड्डियों को परिष्कृत कर सकता था तो क्या ये उल्लेखनीय नहीं होगा? ऐसा नहीं है। इस समय एक बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और असहमति जताई। ये आदिम प्रजातियों की उजाड़ हड्डियां नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रहस्यवादी तकनीक से संसाधित उजाड़ हड्डियां हैं। इससे उजाड़ हड्डी का ग्रेड लगभग 1 ग्रेड बढ़ जाता है। ये स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय से संबंधित एक रहस्यवादी तकनीक होनी चाहिए। लिन परिवार में पुरानी पीढ़ी के बुजुर्ग थे जिन्होंने पहले स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की रहस्यवादी तकनीकों के बारे में किताबें पढ़ी थीं। भले ही वे स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की विरासत प्रणाली को नहीं समझते थे। किसी वीरान हड्डी का ग्रेड बढ़ाएं? लोग चौंक गए। ऐसा कोई तरीका भी है? हाँ, लेकिन इसके प्रभाव उतने ज्यादा नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी जर्जर हड्डी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। दरअसल शेन्तु परिवार की विरासत के कारण उनके पास आदिम प्रजातियों की उजाड़ हड्डियों की कमी नहीं है। हालांकि आकाशराज ने फिर भी इस घुमावदार तरीके का इस्तेमाल किया क्योंकि अपनी क्षमता के चलते उनके लिए एक ही समय में कई आदिम प्रजातियों की उजाड़ हड्डियों को संभालना शायद काफी मुश्किल होता। बूढ़े आदमी के बोलते ही आकाशराज ने हाथ हिलाया और 12 उजड़ी हुई हड्डियां 3 समूहों में बट गईं। फिर वे जल्द ही मेरू और आदर्श की ओर दौड़ीं। ये एक शत विक्षत हड्डियां तीनों के हाथों में आ गईं, जिनमें से प्रत्येक के 4 टुकड़े थे। ये लोग घबरा गए। क्या आकाशराज इन किशोर जूनियर से इन वीरान हड्डियों से वीरानों की शक्ति निकालने की सोच रहा है? संभवतः आदर्श और उसके साथियों के लिए इस प्रकार की उजाड़ हड्डियों से उजाड़ की शक्ति निकालना बहुत कठिन माना जाएगा। इस समय आकाशराज मुस्कुराया और बोला, क्या तुम तीनों मेरी मदद कर सकते हो? चिंता मत करो, जल्द ही मैं एक व्यू रचना करूंगा जिससे तुम्हारी मानसिक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि तुम इन वीरान हड्डियों से वीरानों की शक्ति निकाल सकोगे। आकाशराज ने बोलते हुए उस चक्राकार चक्र को जमीन पर रख दिया। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ने लगा, उस पर रूनिक वृत्त चमकने लगे। वो इतना बड़ा हो गया कि आदर्श, मेरू और जल्दी के पैरों के नीचे तक पहुंच गया। इस पर खड़े हो जाओ, आकाशराज ने कहा। प्राचीन नुस्खे के अमृत को परिष्कृत करने के लिए डिस्क सरणी ही इसका आधार थी। आदर्श डिस्क सरणी पर कदम रखने से पहले थोड़ा लड़खड़ाया। वो जानता था कि अपनी नई पहचान के साथ वो अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था जहां उसे किसी भी कीमत पर मार दिया जाना था, भले ही उसने आकाशराज को एक बार फिर से नाराज कर दिया हो। मौजूदा हालात में आकाशराज लिन परिवार के उच्च वर्ग के सामने उसके साथ कुछ नहीं करेगा। तुम तीनों इन वीरान हड्डियों की ऊर्जा निकालोगे और मुझे प्रदान करोगे। 12 वीरान हड्डियां 12 स्वर्गीय शाखाओं के क्रम का पालन करेंगी। मुझे जो भी हड्डी चाहिए, तुम्हें उसी हड्डी की वीरानों की शक्ति निकालनी होगी। आकाशराज ने बोलते हुए अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक जेट जार निकाला। जार खोलते ही खून की तीखी गंध आई। ये एक आदिम प्रजाति का खून था। लोग साफ देख सकते थे कि इस जानवर का खून गाढ़ा और गाढ़ा था। इसमें वीरानों की शक्ति भी भरपूर मात्रा में थी, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि ये किसी आदिम प्रजाति का खून था।
आकाश राज ने प्राचीन नुस्खे से अमृत को परिष्कृत करने के लिए उजाड़ हड्डियों और रक्त का एक साथ उपयोग करने की योजना बनाई। जी, आकाश राज ने चिल्लाकर कहा। जी 12 स्वर्गीय शाखाओं में सबसे ऊपर था और जी लेबल वाली उजाड़ हड्डी जल्दी के हाथों में थी। जल्दी की आंखें चमक उठीं जब उसने अपनी अंतराकाशीय अंगूठी से एक डिस्क सरणी भी निकाली। फिर उसने जी नामक वीरान हड्डी से वीरानों की शक्ति निकालना शुरू किया। ये राजा श्रेणी के एक उजाड़ जानवर की उजाड़ हड्डी थी और चूंकि इस उजाड़ हड्डी को एक प्राचीन नुस्खे के माध्यम से संसाधित किया गया था, इसलिए इसमें से उजाड़ की शक्ति निकालना इतना आसान नहीं था। हालांकि जल्दी पूरी तरह तैयार था, क्योंकि उसे पहले ही स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की उजाड़ स्वर्ग तकनीकों का ज्ञान हो चुका था। हालांकि उसे इसमें महारत हासिल नहीं थी, फिर भी उसे इसकी कुछ समझ थी। उसकी 10 उंगलियां हिल रही थीं और उसने रूनिक मुहरें भेजी। जल्दी के पीछे स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई ऊर्जा संगठित होकर एक काली प्रेत छवि में बदलने लगी। उस प्रेत की पीठ पर 2 पंख थे और मुंह से दांत निकले हुए थे। वो एक विशाल चमगादड़ जैसा और बेहद क्रूर लग रहा था। पहलू टोटेम। जब लोगों ने काले प्रेत को प्रकट होते देखा तो वे दंग रह गए। आमतौर पर लोग अपने पहलू टोटेम को केवल युद्ध के दौरान ही प्रकट करते हैं। जहां तक जल्दी का उजाड़ स्वर्ग तकनीक का उपयोग करते हुए अपने पहलू टोटेम को प्रकट करने का सवाल है, तो ऐसा बहुत कम देखा गया। जल्दी की तकनीक को ब्लैक हैंडेड डेमन के नाम से जाना जाता है। ये वीरान स्वर्ग तकनीक की एक अत्यंत दुर्लभ विधि है। अतीत में डार्क डिसोलेट हेवन के गुरु थे जो इसका प्रयोग करना पसंद करते थे। ब्लैक हैंडेड डेमन के लिए वास्तव में एक पहलू टोटेम की अभिव्यक्ति आवश्यक है। वीरान स्वर्ग तकनीक में कुछ अस्तित्व वर्जित थे। उन्हें डार्क वीरान स्वर्ग मास्टर्स के रूप में लेबल किया गया था। इस समूह के लोगों को रूढ़िवादी उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स द्वारा विधर्मी करार दिया गया था। रूढ़िवादी उजाड़ स्वर्ग तकनीक से अलग डार्क उजाड़ स्वर्ग के स्वामी एक प्रभावी उजाड़ अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसमें उजाड़ स्वर्ग तकनीक के लिए सामग्री के रूप में मानव हड्डियों का उपयोग भी शामिल था। वीरान जानवरों की हड्डियों को वीरान अस्थि अवशेषों में परिशोधित करने का कारण यह था कि उनमें वीरानों की शक्ति प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। इसके विपरीत शक्तिशाली मनुष्यों के शरीर में स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। इसलिए कभी कभी बलवान निर्जन पशुओं की हड्डियों और मनुष्यों की हड्डियों का प्रभाव एक जैसा होता था। इसलिए डार्क डेजोलेट हेवन मास्टर्स ने अवशेषों को परिष्कृत करने के लिए मानव विशेषज्ञों की हड्डियों का उपयोग करने की एक विधि विकसित की थी। करोड़ों साल पहले डार्क डेजोलेट हेवन मास्टर्स की विरासत चरम पर पहुंच गई थी। उन्होंने कई डार्क डेजोलेट हेवन तकनीक संप्रदायों की स्थापना की थी और डार्क परिवार के कई कुल थे जो उनकी वंशावली को आगे बढ़ाते थे। ये डार्क परिवार के कुल पीढ़ियों तक डार्क डेसोलेट हेवन के स्वामी रहे। ये पारिवारिक कुल अत्यंत शक्तिशाली थे क्योंकि वे मानव अस्थियों को प्राप्त करने के लिए बेईमानी से काम लेते थे ताकि उजाड़ अस्थि अवशेषों को परिष्कृत किया जा सके। जैसे जैसे उनके वंश में अत्याचारी क्रूरता आगे बढ़ी, उन्होंने दुनिया में अराजकता फैला दी। उन्होंने रूढ़िवादी संप्रदायों से लाशें चुराईं, कुंवारी लड़कों और लड़कियों की बलि दी, लड़कियों को यौन दासियों के रूप में इस्तेमाल किया, मनुष्यों का नरसंहार किया और राक्षस भूतों को प्रसाद चढ़ाया। अपने बुरे कर्मों के कारण रूढ़िवादी उजाड़ स्वर्ग के स्वामी अंततः रूढ़िवादी संप्रदायों के साथ मिलकर अंधेरी दुनिया पर युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अंततः अपने चरम पर सभी अंधेरी पारिवारिक कुलों और संप्रदायों का विनाश हो जाता है। डार्क डेसोलेट हेवन तकनीक की विरासत बुरी तरह नष्ट हो गई। हालांकि डार्क डेसोलेट हेवन के स्वामी इसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह से गायब नहीं हुए, वे बस भूमिगत हो गए। जल्दी द्वारा इस्तेमाल की गई काले हाथ वाला दानव तकनीक केवल डार्क डेजोलेट हेवन मास्टर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोई विशिष्ट तकनीक नहीं थी। कुछ रूढ़िवादी डेजोलेट हेवन मास्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते थे, हालांकि बहुत कम। ये विधि प्राचीन और जटिल थी, इसलिए कई उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स भी इसे समझ नहीं पाए। ये वास्तव में उल्लेखनीय था कि जल्द ही अपनी उम्र में इस पद्धति का उपयोग कर सकते थे। लिन परिवार के लोगों को, चाहे वे युवा या पुरानी पीढ़ी के हों, ये स्वीकार करना पड़ा कि जल्दी उजाड़ स्वर्ग तकनीक में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। स्पष्टतः जल्दी और कंपनी के लिए प्राचीन नुस्खे को परिष्कृत करने के लिए आकाश राज के साथ सहयोग करना एक अत्यंत कठिन मामला था। ये जानकर उनमें से कई लोग आदर्श के लिए चिंतित होने लगे। हालांकि उसकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक असाधारण थी, फिर भी वो बहुत छोटा था। वो जल्दी या मेरू जैसा नहीं था। दोनों को इससे पहले स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की उजाड़ स्वर्ग तकनीक विरासत से परिचित होना चाहिए था। इस समय लोगों के दिल बैठ गए। उन्होंने देखा कि जल्दी के हाथों में पड़ी उस हड्डी से एक काली गैस निकल रही है। ये काली गैस किसी जहरीले सांप की तरह थी जो जल्दी की भौं की ओर बढ़ रही थी। ओह, यही है। लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। काली गैस का एक बहुत ही खतरनाक आभामंडल दिखाई दे रहा था जो जल्दी के लिए साफ तौर पर नुकसानदेह था। और इस समय जल्दी के पीछे चमगादड़ जैसा पहलू टोटेम दहाड़ा और काली गैस को निगल गया। जल्दी इस समय तनाव में था।
उसके एस्पेक्ट टोटेम द्वारा काली गैस निगलने के बाद उसने उस वीरान हड्डी पर रूनिक मोहरें भेजनी शुरू कर दी। तब जाकर वो काली गैस को पूरी तरह से दबा पाया। जब काली गैस पूरी तरह से बंद हो गई तभी जल्दी ने सांस छोड़ी और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। आध्यात्मिक प्रतिक्रिया। एक वृद्ध वीरान स्वर्ग मास्टर ने काली गैस की उत्पत्ति की पहचान की। उजाड़ स्वर्ग तकनीक के क्षेत्र में कुछ उजाड़ हड्डियां बेहद खतरनाक थीं। अगर किसी के पास उन्हें परिष्कृत करने की क्षमता नहीं होती तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। उजाड़ स्वर्ग तकनीक के कारण लोग मर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जल्द ही को काले हाथ वाले दानव का इस्तेमाल करना पड़ा। इस काले हाथ वाले दानव को आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं से निपटने में फायदा है। लिन परिवार के एक वृद्ध उजाड़ स्वर्ग गुरु ने कहा। अंधकारमय उजाड़ स्वर्ग गुरुओं द्वारा काले हाथ वाले दानव का व्यापक रूप से उपयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि वे जिन मानव हड्डियों को परिष्कृत करते थे उनमें आक्रोश होता था, जिसके परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक प्रतिक्रियाएं अधिक बार होती थीं। अब जल्दी के राजा पद प्राप्त उजाड़ जानवर की हड्डी ने आध्यात्मिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला, संभवतः स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की विरासत के कारण। कुछ प्रसंस्करण विधियों के कारण हड्डी इस तरह बन गई थी। यदि किसी को ऐसी उजाड़ हड्डी को परिष्कृत करते समय आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा तो परिणाम उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने से लेकर मंद बुद्धि बनने तक हो सकते हैं। इस आकाश राज ने वाकई एक बहुत पुराना नुस्खा चुना है। चूंकि जी लिखी उजाड़ हड्डी में आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है तो हो सकता है कि दूसरी उजाड़ हड्डियों में भी ये हो और वे और भी ज्यादा खतरनाक हों। ये 12 उजाड़ हड्डियां निश्चित रूप से साधारण नहीं है। जल्द ही मेरू और आदर्श के हाथों में 12 हड्डियां देखकर लोगों की पलकें झपकने लगीं। खासकर युवा पीढ़ी को डर लगा। वे खुद को खुशकिस्मत समझते थे कि वे आदर्श की जगह पर नहीं थे, ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर रहे थे। अगर वे होते तो सचमुच एक ऐसी स्थिति में होते जहां उन्हें पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना पड़ता। अगर वे इससे कतराते तो ये बहुत शर्मनाक होता। अगर वे दांत पीसकर ऐसा करते तो कौन जाने कि वे अंततः मंदबुद्धि ही बन जाते। उनमें से कई लोग आदर्श के प्रति सहानुभूति रखने लगे। हालांकि उसकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक असाधारण थी, फिर भी वो बहुत छोटा था। वो जल्दी या मेरू जैसा नहीं था। दोनों को इससे पहले स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की उजाड़ स्वर्ग तकनीक विरासत से परिचित होना चाहिए था। इस समय जल्दी ने जी लेबल वाली उजाड़ हड्डी से उजाड़ की शक्ति का निष्कर्षण पूरा कर लिया। उजाड़ की शक्ति का ये गोला आखिरकार जल्दी के पैरों के पास डिस्क सरणी में उतरा। नतीजतन डिस्क सरणी पर मौजूद रून चमक उठे। डिस्क सरणी पर कुल 12 रून थे जो 12 उजाड़ हड्डियों के अनुरूप थे। संबंधित रून को प्रकाशित होते देख जल्दी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और प्रसन्न हो गया। वो सफल हो गया था। जल्दी की क्षमता के कारण एक राजा श्रेणी के उजाड़ जानवर की उजाड़ हड्डी निकालना उसके लिए काफी कठिन था। इसके अलावा उसे उजाड़ हड्डी के भीतर आध्यात्मिक प्रतिक्रिया से भी सावधान रहना पड़ता था, इसलिए ये उसकी मानसिक ऊर्जा को बहुत कमजोर कर रहा था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी से एक आत्मा पोषण की गोली निकाली और उसे निगल लिया। इसके साथ ही उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल हो गया। आमतौर पर जी लेबल वाली उजाड़ हड्डी निकालने में उसकी सफलता 100% नहीं होती थी। अगर बीच रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती तो आकाश राज को उसकी मदद के लिए कुछ मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। इस वीरान स्वर्ग तकनीक चाय सत्र में जल्द ही इतने सारे लोगों के सामने स्वाभाविक रूप से घबरा गया। उसे चिंता थी कि इसे संभालते समय कोई दुर्घटना हो जाएगी, लेकिन शुक्र है कि वो सफल रहा। उसने निस्संदेह उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सत्र में अपनी चमक बिखेरी थी और शेंतु परिवार के लिए उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई थी। छोटे भाई आकाश्या, क्या हाल है? क्या तुम इसे संभाल सकते हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो अभी छोड़ने में देर नहीं हुई है। मेरू और मैं ज्यादा थक जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारा हिस्सा तो पूरा कर ही सकते हैं। जल्द ही ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वो आदर्श के चेहरे पर दुविधा की स्थिति देखने का इंतजार कर रहा था। वास्तव में आकाश राज के इरादों के अनुसार यदि उसने आदर्श को ये नहीं बताया कि उजाड़ हड्डियों के भीतर एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया थी और इसके बजाय उसने आदर्श को धोखा दिया जिससे वो मंदबुद्धि बन गया, तो ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा परिणाम होगा। हालांकि उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सत्र में आकाश राज स्वाभाविक रूप से लिन परिवार के सभी उच्च वर्ग के सामने ऐसा नहीं कर सका। लिन परिवार ऐसी कपटी चाल की इजाजत कैसे दे सकता था? आखिरकार लिन परिवार के साथ इस बातचीत में शेंतु परिवार का कबीला अभी भी थोड़ा नुकसान में था। आकाश राज भले ही आदर्श से नफरत करता हो, लेकिन बात इतनी नहीं पहुंची थी कि उसे किसी भी कीमत पर आदर्श को मारना पड़े, इसलिए उसे जरूर इसके परिणामों पर विचार करना था। अब आदर्श को पहले सहकारी अस्थि शोधन के लिए सहमत होने देने, फिर उसके बाद आध्यात्मिक प्रतिक्रिया की समस्या की ओर इशारा करने से सब कुछ अलग हो गया। अगर आदर्श होशियार होता और निराश होकर पीछे हट जाता तो आकाश राज का उद्देश्य पूरा हो जाता।
इससे शेंतु परिवार की क्षमताओं का प्रदर्शन भी होता और साथ ही आदर्श को रौंदने का मौका भी मिलता। छोटे भाई आकाशा, ये 12 उजाड़ हड्डियां साधारण नहीं है। आपकी मानसिक ऊर्जा थोड़ी कमजोर है और हो सकता है कि आप इसे संभाल ना पाएं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आकाश राज ने आदर्श की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। अगर आदर्श खतरों के उजागर होने के बाद भी जिद करता, तो अगर आदर्श के साथ कोई दुर्घटना होती तो आकाश राज की कोई गलती नहीं होती। फिर लिन परिवार के पास उसमें कोई दोष निकालने का कोई कारण नहीं था। इसका कारण केवल यह हो सकता है कि आदर्श अति आत्मविश्वासी था और केवल स्वयं को ही दोषी मानता था। आकाश राज की मुस्कुराहट देखकर आदर्श ने मन ही मन उपहास किया। आकाश राज ने पहले इस खतरे का जिक्र नहीं किया था और उसने इस पर तब जोर दिया था जब हड्डी शोधन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। आकाश राज का मकसद उसे दुविधा में डालना था। आकाश राज चाहता था कि आदर्श हड्डी को निखारता रहे। वो आदर्श को मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होते और मंदबुद्धि बनते देखने का इंतजार कर रहा था। इसके विपरीत यदि आदर्श मना कर देता तो उसका लक्ष्य पूरा हो जाता, भले ही उसे थोड़ी निराशा होती। परिणाम चाहे जो भी हो, आकाश राज को लाभ मिलेगा। आदर्श आकाश राज के इरादों को समझ गया और स्वाभाविक रूप से ज्योति और दुर्जय इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। बच्चे, जल्दबाजी मत करो। आदर्श, उसकी चाल में मत फंसो। ज्योति और दुर्जय की युआन क्यूई वॉइस ट्रांसमिशन एक साथ आदर्श के कानों में गूंजी। आदर्श के होंठ का कोना नकाब के नीचे थोड़ा मुड़ा हुआ था। चूंकि आकाशराज उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, तो वो आकाशराज के खिलाफ साजिश क्यों नहीं रच सकता था? आदर्श एक प्रतिशोधी व्यक्ति था। पहले उसने बहुत कुछ सहा था, तो वो बिना कुछ हासिल किए इस मामले को कैसे स्वीकार कर सकता था? चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। अगर मैं सचमुच इससे निपट नहीं पाऊंगा तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। आदर्श ने अपने फैसले पर उनकी लगातार असहमति को नजरअंदाज करते हुए दुर्जय और ज्योति को युआन क्यू संदेश भेजकर जवाब दिया। उसने आकाश राज से कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है। चूंकि अस्थि शोधन शुरू हो गया है, तो अब मैं कैसे छोड़ सकता हूं? जब आदर्श ने यह कहा तो वहां मौजूद सभी वीरान स्वर्ग के स्वामी थोड़े हैरान रह गए। इस बच्चे में वाकई हिम्मत है। खासकर लिन परिवार के छोटे सदस्य आदर्श के लिए चिंतित थे। ये 12 उजाड़ हड्डियां किसी भी रूप में बुरी लग सकती थीं। आदर्श वाकई एक साहसी व्यक्ति था, क्योंकि उसने स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की विरासत के बारे में कुछ भी जाने बिना ही चुनौती स्वीकार कर ली थी। आदर्श युवा तो था ही, जल्द ही और मेरू से 3 साल छोटा भी था। ऐसे में अगर कोई और होता तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर चुनौती स्वीकार नहीं करता। दुर्घटना तो नहीं हो सकती है ना? लिन परिवार के सदस्य चिंतित थे। अब आदर्श सुर्खियों में था। उसने अपने और लिन परिवार के लिए काफी इज्जत कमा ली थी। हालांकि अगर अस्थि शोधन प्रक्रिया के दौरान उसकी आत्मा को स्थायी क्षति पहुंचती तो भी उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। दूसरे लोग उसे अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ, मूर्ख और मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ाते। छोटे भाई आकाशा के साहस की सराहना की जानी चाहिए। वह वास्तव में तियान युआन जगत में इस पीढ़ी के स्वर्ग के एक कुलीन पुत्र हैं। उनकी शैली शानदार है और अपनी पीढ़ी में बेजोड़ है। आकाश राज ने उनकी प्रशंसा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि आदर्श चुनौती स्वीकार कर लेंगे, जबकि उन्हें उम्मीद थी कि आदर्श इसे अस्वीकार कर देंगे। आखिरकार वो बच्चा है, वो बहुत छोटा है, आकाश राज ने सोचा। उनकी नजर में आदर्श 15 साल का था। ये एक ऐसी उम्र थी जहां लोग घमंडी थे, ये सोचते हुए कि वे ब्रह्मांड का केंद्र हैं। विशेषकर आदर्श द्वारा पहले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के बाद यदि कोई अन्य 15 वर्षीय युवा होता तो वो अनिवार्य रूप से खुद को फूला हुआ महसूस करता और अपनी आत्मचेतना खो देता। ये वो परिणाम था जिसे आकाश राज सबसे अधिक देखना चाहता था। आकाश राज के होंठ थोड़े से हिले जब उसने अपनी आवाज मेरू और जल्दी तक पहुंचाई। दोनों भाई मुस्कुराए। बड़े भाई, चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दो। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश राज हंसे। चाऊ, आकाश राज ने चिल्लाकर दूसरी उजाड़ हड्डी का लेबल बताया। चौ नामक उजाड़ हड्डी मेरू के हाथों में थी। मेरू ने अपने अंतरस्थानिक वलय से एक डिस्क सरणी निकाली। चौ नामक उजाड़ हड्डी बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए उसे इसे पूरा करने का पूरा भरोसा था। यिन। जैसे ही मेरू ने ऊर्जा निकालना शुरू किया, आकाश राज ने तुरंत यिन नाम की उजाड़ हड्डी को जोर से बाहर निकाला, और ये उजाड़ हड्डी आदर्श के हाथ में थी। आदर्श शांत था, क्योंकि उसने संबंधित उजाड़ हड्डी और अपनी स्वयं की डिस्क सरणी को बाहर निकाला। उसने देखा कि आकाश राज के होठों पर एक उपहासपूर्ण और प्रत्याशित मुस्कान आ गई थी। आकाश राज इस उजाड़ हड्डी से अपनी आत्मा को आध्यात्मिक आघात सहते हुए देखने का इंतजार कर रहा था। इस समय बहुत से लोग आदर्श को घूर रहे थे। इसकी तुलना में मेरू, जो स्वर्ग विहीन प्राचीन संप्रदाय की रहस्यवादी तकनीकों को समझता था, ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आदर्श जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करके यिन नामक उजाड़ हड्डी को हवा में लटकाए रखा। उसी समय आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि खोली।
ऊर्जा दृष्टि से उन्होंने सभी भ्रमों को पार कर लिया। एक पल में आदर्श यिन लेबल वाली उजाड़ हड्डी की संपूर्ण ऊर्जा संरचना को देख सकता था। वास्तव में विधर्मी ऊर्जा है। आदर्श उस वीरान हड्डी में ऊर्जा की प्रकृति और सार को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। इस संसार में कुछ ऊर्जाएं शुद्ध और शक्तिशाली थीं और वे योद्धाओं की साधना के लिए बहुत लाभदायक थीं। उदाहरण के लिए आदिम प्रजातियों की उजाड़ हड्डियां या शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा। हालांकि कुछ ऊर्जाओं का स्वभाव विनाश करने का होता है। अगर उन्हें वश में भी कर लिया जाए तो भी वे किसी योद्धा के लिए कोई लाभ नहीं पहुंचाती। उदाहरण के लिए जब चरवाहे बालक और 10,000 स्वर्ग के राजा के बीच युद्ध हुआ था तो 10,000 स्वर्ग के राजा की 10,000 भूतों वाली घंटी से निकलने वाली अंधकारमय ऊर्जा भी उतनी ही शक्तिशाली थी, लेकिन लोगों को मारने के अलावा उसका कोई और उपयोग नहीं था। कोई भी उस ऊर्जा को अवशोषित करके उसका उपयोग नहीं कर सकता था। अब उस वीरान हड्डी में भी वैसी ही ऊर्जा थी। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के अलावा उसका कोई और उद्देश्य नहीं था। ये संभवतः स्वर्ग उजाड़ प्राचीन संप्रदाय की प्राचीन रहस्यवादी तकनीकों का उपयोग करके यिन लेबल वाली उजाड़ हड्डी को संसाधित करने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। यदि ये चीजें किसी वीरान स्वर्ग मास्टर के लिए प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न करेंगी यदि वे ऊर्जा निकालते समय थोड़ी सी भी गलती कर दें। बेशक आदर्श के लिए ये कोई खतरा नहीं था। आदर्श ने अपने हाथ ऊपर उठाए और मोहरे बनाने शुरू कर दिए। लोगों का ध्यान आदर्श की 10 उंगलियों पर केंद्रित था। हड्डियों के शोधन का नतीजा इसी पल पर टिका था। मालिक, ज्योति ने दुर्जय को सचेत किया। दुर्जय ने धीरे से हाथ हिलाया और ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, मेरी मानसिक ऊर्जाएं इस बच्चे पर केंद्रित हैं। अगर कोई छोटी सी भी असामान्यता हुई तो मैं तुरंत कदम उठाकर उसकी मानसिक ऊर्जा का उस उजाड़ हड्डी से संबंध तोड़ दूंगा। हालांकि आध्यात्मिक प्रतिक्रिया तुरंत होगी। अगर मैं समय रहते कोई कदम उठा भी लूं तो भी उसकी आत्मा को कुछ नुकसान जरूर होगा, लेकिन वो मंदबुद्धि नहीं बनेगा। दुर्जय बस यही कर सकते थे। उजाड़ स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र में आदर्श ने इतने सारे लोगों के सामने इस बात पर सहमति जताई थी, इसलिए आदर्श के गुरु होने के नाते वे इस पर कड़ी आपत्ति नहीं कर सकते थे। वे आदर्श को तभी बचा सकते थे जब कुछ घटित हो। ज्योति ने सिर हिलाया। अब वो सिर्फ दुर्जय पर ही भरोसा कर सकती थी। आखिरकार वो थोड़ा अविकसित है। आकाशराज ने देखा कि जब आदर्श ने उस वीरान हड्डी से ऊर्जा निकाली तो उसने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगाई। ये एक गंभीर भूल थी। उदाहरण के लिए जब जल्द ही ने वीरान स्वर्ग तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसने वीरान हड्डी की ऊर्जा के प्रहार से बचाव के लिए सबसे पहले अपने पहलू टोटेम का आह्वान किया। और इतनी सारी तैयारियों के बावजूद वो बुरी तरह थक चुका था और लगभग खुद को चोट पहुंचा ही चुका था। और अब आदर्श इतना लापरवाह होकर केवल मौत को आमंत्रित कर रहा है। मैंने सचमुच तुम्हारा अंदाजा ज्यादा लगा लिया था। लगता है अगर इस बार तुम मंदबुद्धि नहीं भी हुए तो भी तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। आधे साल के आराम के बिना शायद तुम ठीक नहीं हो पाओगे। आकाशराज ने स्वाभाविक रूप से देखा कि दुर्जय के अलावा लिन परिवार के उच्च वर्ग, जिसमें लिन परिवार की कुलमाता भी शामिल थी, सभी आदर्श की हर हरकत पर नजर रख रहे थे और किसी भी समय कोई कदम उठाने के लिए तैयार थे। स्पष्ट रूप से लिन परिवार किसी प्रतिभा को बिना कुछ किए उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सत्र के कारण मंदबुद्धि बनते हुए नहीं देख सकता था। इस दृश्य ने आकाशराज को यह एहसास दिलाया कि आदर्श को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव है। हालांकि आदर्श को एक बड़ा झटका देना और उसकी साधना में देरी करना ही पर्याप्त होगा। इस समय आदर्श ने अपनी उंगलियों को उस उजाड़ हड्डी पर टैप किया और मानो पियानो बजा रहा हो रूनिक सीलें उड़कर बाहर आ गईं। इन रूनिक मोहरों से एक बहुत ही सरल आभा प्रकट हो रही थी। जब सबने ये दृश्य देखा तो वे अचंभित रह गए। रहस्यवादी क्रिस्टल हाथ, ये फिर से रहस्यवादी क्रिस्टल हाथ क्यों था? लिन परिवार के वीरान स्वर्ग स्वामी, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, सभी आश्चर्यचकित रह गए।